हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ड्रीम ऑफ भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे और आज आधुनिक भारत का बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में पूरा डिटेल से इतिहास हम इस पर कवर करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिस वजह से यूरोपियों को भारत के लिए एक नए वैकल्पिक रूट की आवश्यकता हुई या नए रास्ते की आवश्यकता हुई। क्या इससे पहले भारत और यूरोप का व्यापार नहीं होता था या पहली बार भारत और यूरोप के मध्य व्यापार की स्थिति क्रिएट हुई? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर हम बात करें भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की, तो चूँकि यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि हमें जानना आवश्यक है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा विश्व इतिहास की भी समझ होनी चाहिए। चूँकि आधुनिक भारत का आप अध्ययन करें तो इसका मतलब चूँकि आधुनिक भारत का इतिहास कहीं न कहीं वो यूरोपियों के इतिहास से भी जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा विश्व इतिहास की भी आपको समझ होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राचीन भारत और रोम के साथ व्यापार हुआ करता था। रोमन और भारत के साथ प्राचीन काल में भी व्यापारिक संबंध थे। ऐसा नहीं है कि आधुनिक भारत में पहली बार यूरोपियों और भारत के साथ या पश्चिम और पूर्व के साथ व्यापारिक संबंध कायम हुए, ऐसा नहीं है। ठीक, प्राचीन काल से भारत और रोम के साथ व्यापार होते थे। और आपको याद होगा कि यूरोप में एक साम्राज्य हुआ करता था जिसका नाम था रोमन साम्राज्य। रोमन साम्राज्य, तो रोमन साम्राज्य से भारत का व्यापार बहुत पुराना था। ठीक, भारत का व्यापारिक इतिहास बहुत पुराना था। भारत में जब कुषाण काल चल रहा था, कुषाण काल के समय आपको याद होगा कनिष्क का टाइम पीरियड। ठीक, कनिष्क के टाइम पीरियड में अगर आपकी बात करेंगे तो कनिष्क के समय जो एक सिल्क रूट मार्ग था, सिल्क रूट मार्ग जो चाइना से होते हुए पूरा भारत से होते हुए पूरा रोम तक जाता था और रोम से होते हुए पूरा यूरोप तक जाता था। तो सिल्क रूट पर किसका नियंत्रण था? तो सिल्क रूट पर जो है कनिष्क का नियंत्रण था, जिस वजह से कनिष्क को उससे बहुत लाभ होता था, व्यापार में उससे बहुत लाभ होता था। तो प्राचीन काल से ही भारत और रोम के साथ जो है व्यापारिक संबंध थे। आपको याद होगा कि एक इतिहासकार थे ब्रिटिश हिस्टोरियंस प्लिनी ने बहुत ही दुख व्यक्त किया है कि किस तरीके से प्राचीन काल में रोम का सारा धन जो है वह भारत की तरफ चला जा रहा है और इससे उसने बहुत खेद व्यक्त किया है कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन रोम का सारा धन जो है वो समाप्त हो जाएगा। जिस तरीके से आधुनिक भारत में दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया है कि किस तरीके से ब्रिटिश या अंग्रेज़ भारत के सारे खनिज संपदा को यहाँ से ले जा करके वो लंदन यानी कि अपने देश में जो है उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेम वही स्थिति प्राचीन काल में यूरोप से भारत की तरफ थी। लेकिन अब बात करते हैं हम चूँकि यूरोपियों के आगमन के बारे में, तो अगर आप देखें रोमन साम्राज्य की तो लगभग 485-86 की बात है, रोमन साम्राज्य विघटित हो गया दो भागों में और इसमें सबसे बड़ा योगदान जो था वो जर्मन आक्रमणकारियों का था। जर्मन आक्रमणकारियों के द्वारा रोमन साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिमी रोमन साम्राज्य। मान लेते हैं हम यही रोमन साम्राज्य है, ये आपका रोमन साम्राज्य है और रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित हो गया जब जर्मन आक्रमणकारियों ने 485 ईस्वी में एडी में 485 एडी में जर्मन आक्रमणकारियों ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो उन्होंने रोमन साम्राज्य को दो भागों में विभाजित कर दिया, पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य और पूर्वी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी, पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थे। कुस्तुनतुनिया। पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम थी और पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कुस्तुनतुनिया थी। अब यहाँ पर देखेंगे तो पश्चिमी रोमन साम्राज्य को बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा जाता था। पश्चिमी रोमन साम्राज्य को बैजेंतिया साम्राज्य भी कहा जाता था
और आपको पता है कि 2 भागों में रोमन साम्राज्य विघटित होने के बाद 7वीं शताब्दी में विश्व इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है कि 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ। 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय हुआ और इस्लाम के उदय के फलस्वरूप जो है इस्लाम ने अपना प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया और इस संदर्भ में धीरे धीरे मात्र एक शताब्दियों में जो है पूरा इस्लाम अरब क्षेत्र में फैल गया। पूरा इस्लाम अरब क्षेत्र में फैल गया और अरब क्षेत्र से फैलते हुए उसने पूर्वी यूरोप को भी अपने चपेट में ले लिया और साथ ही साथ उत्तरी अफ्रीका तक भी जो है इस्लाम का विस्तार हो चुका था। और इसी संदर्भ में 1000 ईस्वी बाद लगभग अगर देखेंगे 1000 वर्ष बाद, यानी कि 485 एडी की ये घटना है। रोमन साम्राज्य 2 भागों में विभाजित हुआ था, पूर्वी रोमन साम्राज्य और पश्चिम रोमन साम्राज्य। 1453 ईस्वी में 1000 बाद लगभग जो है 1000 साल बाद एक महत्वपूर्ण विश्व इतिहास में घटना घटती है कि उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों ने क्या किया कि पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया। और जब पूर्वी रोमन साम्राज्य पर अधिकार कर लिया, चूँकि शुरुआत से ही इस्लाम और ईसाइयों में लगातार संघर्ष चल रहा था और इस वजह से जब 1453 ईस्वी में उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों का पूर्वी रोमन साम्राज्य यानी कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, एशिया माइनर कुस्तुनतुनिया पर अधिकार हो गया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है यूरोपीय व्यापारियों का जो रूट था, जो मार्ग था, उसे ब्लॉक कर दिया। यूरोपीय व्यापारियों का मार्ग उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। उस समय यूरोप और भारत के साथ व्यापार के 2 मार्ग थे। अगर हम स्थलीय मार्ग की बात करें तो बाल्कन राज्यों, यूरोपीय व्यापारी जो थे वो बाल्कन राज्यों से होते हुए फिर वो तुर्की पहुंचते थे और तुर्की को क्रॉस करते थे। तुर्की को क्रॉस करने के बाद फिर वो फारस को क्रॉस करते थे। फारस के बाद फिर होते हुए वो ईरान पहुंचते थे, ठीक, इराक, यानी कि पहले इराक को क्रॉस करते थे, फिर इराक से ईरान पहुंचते थे और ईरान से होते हुए वो अफ़गानिस्तान को क्रॉस करते थे। अफ़गानिस्तान से होते हुए खैबर गोमर और बोमल दर्रों से होते हुए वह उत्तरी भारत में प्रवेश करते थे, उत्तर पश्चिमी भारत में प्रवेश करते थे। ये तो स्थलीय मार्ग था। और अगर जलीय मार्ग की बात करेंगे, तो जलीय मार्ग की अगर बात करेंगे तो भूमध्य सागर से होते हुए, भूमध्य सागर से फिर काला सागर से होते हुए वो लाल सागर में प्रवेश करते थे, ठीक। हालांकि जो है भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच उन्हें कुछ स्थलीय मार्ग भी कवर करना पड़ता था, क्योंकि उस समय जो है सुएज नहर का विकास नहीं हुआ था। उस समय सुएज नहर अस्तित्व में नहीं था, क्योंकि सुएज नहर के अस्तित्व में आने से जो है लाल सागर और भूमध्य सागर दोनों को जोड़ दिया गया सिनाई प्रायद्वीप को काट करके। तो दोनों के मध्य जो है व्यापारी के रूट बहुत आसान हो गया, नहीं तो इससे पहले काफ़ी दूर तक जो है वो स्थलीय मार्ग चल करके जो है कवर करना पड़ता था। फिर इसके बाद लाल सागर से होते हुए फारस की खाड़ी से होते हुए ओमान की खाड़ी, और फिर वो कहाँ पहुँच जाते थे, फिर अरब सागर पहुँच जाते थे। अरब सागर के माध्यम से वो दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में भारत के प्रवेश करते थे। तो ये उस समय व्यापार के दो रूट थे। अब चूँकि जब उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों का अधिकार हो गया कुस्तुनतुनिया पर, तो उन्होंने क्या किया कि ये दोनों मार्गों को ब्लॉक कर दिया। यानी कि स्थलीय मार्ग को भी ब्लॉक कर दिया और जलीय मार्ग को, क्योंकि जलीय मार्ग मैंने कहा कि इस्लाम का विस्तार जो था वो उत्तरी अफ्रीका तक भी हो गया था। और जब उत्तरी अफ्रीका तक हो गया था तो लाल सागर पर उनका नियंत्रण हो गया, और जब लाल सागर पर उनका नियंत्रण हो गया तो फिर व्यापार के लिए कोई मार्ग ही नहीं बचा। अब पूरी तरीके से भारतीय व्यापार पर पूरे तरीके से अरबों का व्यापारिक एकाधिकार हो गया। अब चूँकि यूरोप भारतीय व्यापार के लिए पूरी तरीके से यूरोप भारत पर डिपेंड था। अब चूँकि यूरोप की बात करेंगे तो यूरोप जो है वो उत्तरी ध्रुव पर स्थित है। वहाँ पर कृषि के लिए बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं थी, तो ज़्यादातर यूरोपवासी जो थे वो मांस पर डिपेंड थे। जीवन मतलब लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किस पर डिपेंड थे, वो मांस पर डिपेंड थे।
और मांस को स्वादिष्ट और लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गर्म मसाले की आवश्यकता होती थी, और वह गर्म मसाले जो थे भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया से मिलते थे। भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया से मिलते थे। अब जब भारतीय व्यापार पर अरबों का एकाधिकार हो गया, तो अब अरबी जो थे वो पूरी तरीके से वो मनमाने दाम पर जो है भारतीय वस्तुओं को बेचते थे, जिससे उनको जो है बहुत कॉस्टली पड़ता था, उनको बहुत महंगा पड़ता था। इस वजह से उन्होंने क्या किया कि अब उनके लिए बड़ी चुनौती थी। और यहीं पर देखेंगे तो विश्व इतिहास में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। जब यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य में उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों का अधिकार हुआ, तो यहाँ पर देखेंगे इटली में एक शहर था जिसका नाम था वेनिस के व्यापारियों ने भारतीय व्यापार से इतना ज़्यादा मुनाफा कमाया था, इतने जो है समृद्ध हो चुके थे। और आप जानते हैं कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाता है तो वो अपने यहाँ जो है विद्वानों वगैरह को आश्रय दे देता है, ठीक, विद्वानों वगैरह को आश्रय देता है। उसी संदर्भ में जो है ढेर सारे विद्वानों को व्यापारियों ने अपने यहाँ आश्रय प्रदान किया था। लेकिन जब जो है यहाँ पर पूर्वी रोमन साम्राज्य पर उस्मानिया सल्तनत के तुर्कों का अधिकार हुआ, तो सारे के सारे विद्वान जो थे वो अपने साथ ग्रंथ वगैरह को लेकर के पूर्वी रोमन साम्राज्य से पश्चिमी रोमन साम्राज्य में पहुँच गए। कहाँ गए? पश्चिमी रोमन साम्राज्य में आ गए। और पश्चिमी रोमन साम्राज्य में उन्होंने एक नए युग का प्रसार किया, एक नए ज्ञान विज्ञान का प्रसार किया, जिसे विश्व इतिहास में पुनर्जागरण काल कहा जाता है। पुनर्जागरण काल के दौरान जो है अब लोग धीरे धीरे तार्किक होने लगे, और यहीं से मध्यकालीन अवस्था को जो है सुषुप्ता की अवस्था माना जाता है, क्योंकि मध्यकालीन अवस्था में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ था, जिस वजह से समकालीन इतिहासकारों ने इसे सुषुप्ता अवस्था अथवा सामंतवादी इतिहास के रूप में इसे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर जब पुनर्जागरण का दौर प्रारंभ हुआ, तो यूरोप में नई खोज प्रारंभ होने लगी, नए तरीके के जहाज़ के आविष्कार होने लगे, नए तरीके के यानी कि क्या कहते हैं कि भाप के इंजन के आविष्कार हो गए। इसके अलावा कुतुबनुमा जो है दिशा सूचक यंत्र की खोज हुई, जिसने यात्रा को बहुत सरल और सुगम बना दिया। और विश्व में नए स्थानों की लोगों ने जो है खोज करना प्रारंभ किया। और इसमें सबसे आगे जो थे यूरोप के 2 देश थे, और वह स्पेन और पुर्तगाल थे। और स्पेन और पुर्तगाल को वहाँ के स्थानीय शासकों ने पैसा वगैरह लगा करके उनको प्रोत्साहन दिया कि नई यात्रा करें और नई खोज करें। इसी संदर्भ में पुर्तगाल का एक राजकुमार था, पुर्तगाली राजकुमार, जिसकी एक उपाधि थी हेनरी द ग्रेट नेविगेटर जो था वह समुद्री यात्राओं में बड़ी दिलचस्पी रखता था, और वह नए खोज करता रहता था। और साथ ही साथ उसने जो है अफ्रीका के कोस्टल तटों का एक मैप तैयार कर लिया था। अफ्रीका के कोस्टल तटों का उसने क्या किया? एक मैप तैयार कर लिया था। अब ध्यान दीजिएगा, इसी संदर्भ में क्या हुआ कि यूरोप के ये 2 देश सबसे आगे थे प्रतिस्पर्धा में, पुर्तगाल और स्पेन। यूरोप के पश्चिमी यूरोप के ये देश थे जो अटलांटिक महासागर से लगे हुए थे। और इसमें स्पेन का एक व्यक्ति, हालांकि उससे पहले अगर बात करेंगे तो बार्थोलोमेओ डियाज एक नाविक था। उसने भारत के लिए एक नए वैकल्पिक मार्ग के तलाश के संदर्भ में निकला। और वह अगर आप देखेंगे तो वह अटलांटिक महासागर से होते हुए जो है अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते हुए वो अफ्रीका के सुदूर दक्षिणतम तक पहुंचा। अगर आप देखेंगे, जैसे यहाँ अगर मैं बात करूँ अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है ये अफ्रीका महाद्वीप है मान लीजिए, ठीक है। और यहीं से
यहाँ से जो है बार्थोलोम्यू डियाज निकला और यहाँ से होते हुए ये अफ्रीका से के सुदूर दक्षिण, अफ्रीका के सुदूर दक्षिणी छोर तक पहुँचा और इसका उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप। इसका उसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप। इसका इसने नाम दिया केप ऑफ गुड होप या आशा अंतरीप। बार्थोलोम्यू डियाज, किसने नाम दिया? बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज, बार्थोलोम्यू डियाज। इसने क्या किया कि केप ऑफ गुड होप की खोज की, केप ऑफ गुड होप की खोज की और यह घटना है 1485 ईस्वी की, 1485-86 ईस्वी की ये घटना है। बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप की खोज की। केप ऑफ गुड होप की खोज करके ये यहीं से वापस लौट गया, ये यहीं से वापस लौट गया। इसके बाद स्पेन का एक दूसरा नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। कोलंबस, ये घटना है 1494 ईस्वी की, 1494 ईस्वी की घटना है। एक दूसरा यात्री था जिसका नाम था कोलंबस और कोलंबस भारत की खोज के लिए निकला, लेकिन गलती से वो रूट भटक करके जो है कहाँ पहुँच गया? अमेरिका पहुँच गया और उसने जो है गलती से अमेरिका की खोज कर दी। उसने गलती से अमेरिका की खोज की और उसे लगा कि वह भारत आया है और उसने क्या नाम दिया? वहाँ के मूल निवासियों को उसने रेड इंडियन नाम दिया, उसने रेड इंडियन नाम दिया और गलती से एक नए महाद्वीप, दुनिया की नज़र में एक नए महाद्वीप का अस्तित्व आया। और इससे पहले अगर आप दुनिया की बात करेंगे तो दुनिया जो शुरू होती थी वह पूर्वी अटलांटिक महासागर यानी कि यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी सिरा, अटलांटिक महासागर का पूर्वी सिरा, ठीक, यूरोप का पश्चिमी और अटलांटिक महासागर का पूर्वी छोर से लेकर के और पश्चिम में, अगर पूरब में बात करेंगे हम तो पूरब में चीन से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया तक, पूरब में चीन से लेकर के दक्षिण पूर्व एशिया तक यही दुनिया का साइज हुआ करता था, दुनिया का यही साइज था। और दुनिया के नक्शे में अभी अमेरिका जैसे महाद्वीपों का कोई जिक्र नहीं था, लेकिन दुनिया के इतिहास में ये पहली खोज हुई और जिसे उसने नई दुनिया नाम दिया। हालांकि अमेरिका का नाम जो पड़ा वो अमेरिगो वेस्पुस्सी नामक एक साहसी नाविक के नाम पर जो है अमेरिका का नाम पड़ा था, ठीक, अमेरिगो के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। फिर इसके बाद आगे चल कर के एक दूसरा व्यक्ति जो पुर्तगाल का था, वास्को डिगामा, पुर्तगाल का था वास्को डिगामा। याद रखिएगा, अब चूँकि अफ्रीका के सुदूर दक्षिण तक खोज हो चुकी थी, अफ्रीका के सुदूर दक्षिण तक खोज हो चुकी थी और यहाँ से यहाँ तक वो बड़े आसानी से आया। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में एक यात्री पुर्तगाली नाविक था, वो भारत के लिए नए रूट की तलाश में जो है वह निकला और सुदूर दक्षिण, अफ्रीका के सुदूर दक्षिण का चक्कर लगाते हुए यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक जो है मेडागास्कर द्वीप है। ये कौन सा द्वीप है? मेडागास्कर द्वीप है, हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर द्वीप हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। और यहीं भी मध्य में देखेंगे तो एक मोजाम्बिक चैनल है, मोजाम्बिक चैनल है। और मेडागास्कर तथा मोजाम्बिक चैनल से होते हुए जो है यह कहाँ पहुँच गया? यह अटलांटिक महासागर से होते हुए पहुँच गया हिंद महासागर में। कहाँ पहुँच गया? हिंद महासागर में, हिंद महासागर पहुँच गया। और हिंद महासागर में इसकी जो मुलाकात हुई, एक गुजरात का व्यापारी था जिसका नाम था अब्दुल मजीद। जिसका नाम था अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी था। और चूँकि अब्दुल मजीद जो था वह हिंद महासागर में व्यापार वगैरह लगातार करता रहता था, तो हिंद महासागर अब्दुल मजीद के लिए जाना पहचाना था। और अब्दुल मजीद ने क्या किया कि वास्को डिगामा के लिए पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया, गाइड के रूप में कार्य किया, उसने पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य किया। और फलस्वरूप जो है वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में केरल के कालीकट तट पर पहुंचा, जहां का स्थानीय शासक जमोरिन था, जहां का हिंदू शासक था जिसकी उपाधि जमोरिन थी, और वहां का शासक था।
और उसने जो है उसने क्या किया कि वास्को डी गामा का उसने खूब स्वागत किया, क्योंकि आप जानते हैं यह हिंदू संस्कृति का एक बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट है कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव, यानी कि अतिथि जो है वो देवता के समान होता है। ये भारतीय सनातन संस्कृति की परंपरा है, सनातन संस्कृति की परंपरा है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे भारत में, ठीक है, अब थोड़ा सा इस समय हम भारत की भी भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं, भारत की भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति। अगर आप भारत की बात करेंगे, चूँकि 1498 ईस्वी घटना है, 1498 ईस्वी घटना है, तो 1498 ईस्वी घटना देखेंगे तो भारत में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। किसका? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, भारत में दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड है। और दिल्ली सल्तनत में वो भी सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड है। किसका? सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी जो कि 1488 से लेकर के 1517 तक, सिकंदर लोदी का टाइम पीरियड 1488 से लेकर 1517 तक रहता है। यानी केंद्र में जो सत्ता है दिल्ली सल्तनत में, उसमें कौन शासन कर रहा है? सुल्तान सिकंदर लोदी, ठीक, सुल्तान सिकंदर लोदी। जबकि अगर हम प्रांतीय राज्यों की बात करें, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत में लगभग 1398 ईस्वी में, 1398 ईस्वी में जब तैमूर लंग का आक्रमण हुआ था, तो चूँकि तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप उसमें तुगलक काल चल रहा था, और तैमूर लंग के आक्रमण के फलस्वरूप जो है फैली अव्यवस्था का लाभ उठा करके कई महत्वाकांक्षी जो सरदार थे, गवर्नर थे, उन्होंने अपने स्वतंत्र रियासत स्थापित कर लिए थे। उसी में एक गुजरात का स्वतंत्र प्रांतीय राज्य गुजरात था, ठीक है। मुजफ्फर शाह ने गुजरात में स्वतंत्र प्रांतीय राज्य गुजरात की स्थापना की थी, ठीक है, मुजफ्फर शाह। तो इधर देखेंगे तो स्वतंत्र प्रांतीय राज्य, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य गुजरात, स्वतंत्र प्रांतीय राज्य गुजरात यहाँ पर शासन कर रहे थे, ठीक। मुजफ्फर शाह के द्वारा स्वतंत्र प्रांतीय राज्य गुजरात की स्थापना की गई थी। तो केंद्र में कौन था? केंद्र में दिल्ली सल्तनत था, ठीक है। इनकी आपस में क्या भूमिका थी, वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, और केंद्र और प्रांतों में किस तरीके से संबंध था उसको भी बारे में हम बात करेंगे। फिर इसके बाद जब यहाँ पर जमोरिन, केरल के कालीकट तट पर कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर, कौन सा बंदरगाह था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, किस तट पर उतरा था? तो केरल के कालीकट तट पर। किस बंदरगाह पर? तो कप्पक डाबू बंदरगाह पर, ठीक है, कप्पक डाबू बंदरगाह पर वो पहुंचा। इसको आप याद रखिएगा पॉइंट के रूप में। और कब पहुंचा? तो 1498 ईस्वी में। याद रखिएगा, चूँकि पहले से भारतीय व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था, पहले से भारतीय व्यापार पर अरबों का एकाधिकार था, और भारतीय व्यापार पर अरबों को एकाधिकार होने की वजह से कहीं न कहीं जमोरिन का व्यापार प्रभावित था, जमोरिन का व्यापार प्रभावित था। और जमोरिन अपने लिए किसी ऐसे प्रतिद्वंदी की तलाश में था जो अरबों को परास्त करे, ताकि उसे पुनः जो है व्यापार में प्रॉफिट होने लगे, व्यापार में लाभ होने लगे। इस वजह से उसने जो है उसे अपने एक विकल्प के रूप में जो है वास्को डी गामा दिखा। तो उसने वास्को डी गामा को क्या किया? उसने खूब सेवा सत्कार की, और वास्को डी गामा भारत में व्यापार किया, और यहाँ से ढेर सारी वस्तुएं जो है वह लेकर के जब वापस लौटा यूरोप में, तो यहाँ से जो व्यापार करके जो भी वस्तुएं लेकर गया था यूरोप में, जब उसने उन वस्तुओं को बेचा तो कुल यात्रा खर्चा को काट करके, कुल यात्रा खर्चा को काट करके 60 गुना मुनाफा हुआ। और जब 60 गुना मुनाफा हुआ तो यूरोप के व्यापारियों में एक तरीके से होड़ लग गई, यूरोप के व्यापारियों में एक तरीके से होड़ लग गई। यानी कि अब हर यूरोप का सभी व्यापारी, यूरोप के सभी देश जो है वह पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना चाहते थे, या भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार करना चाहते थे। और इसी संदर्भ में आपने देखा कि सब अब देखेंगे कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, ठीक, पुर्तगाली के बाद फिर डच आए, फिर इसके बाद अंग्रेज़ या ब्रिटिश आए, फिर इसके बाद डेनिश आए, फिर इसके बाद फ्रांसीसी आए, ठीक, फिर इसके बाद स्वीडिश आते हैं। तो इस तरीके से एक एक करके सभी व्यापारिक कंपनियां भारत में आई। उसके बाद हम पूरा डिटेल से देखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले आज जो बात करेंगे, आज हम पुर्तगालियों के बारे में बात करेंगे, आज हम पुर्तगीज़ कंपनी के बारे में बात करेंगे। तो जब 1498 ईस्वी में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा वह केरल पहुंचा या भारत के दक्षिणी तट पर पहुंचा,
दक्षिण पश्चिमी पे। तो उसने भारत से व्यापार करके जब वापस जब वह गया तो उसने जो है जब वहाँ पे यहाँ की वस्तुओं को बेचा तो कुल यात्रा खर्चा काट करके 60 गुना मुनाफा कमाया। तो यह बात पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई, पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। और फलस्वरूप क्या हुआ कि आगे चल करके जो है धीरे धीरे एक एक सभी व्यापारी भारत की तरफ आने लगे। अब इसके बाद चूँकि पुर्तगाली यात्री जो वास्को डी गामा था वह पुर्तगाली राजकुमार के प्रतिनिधि या पुर्तगाली शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था और अरबी व्यापारियों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और इस बात को जाकर के वहाँ से बताया। तो फलस्वरूप 1500 ईस्वी में, याद रखिएगा, फलस्वरूप जो है 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्बरेज ये कुछ प्रमुख नाम है जिसको आपको याद रखना है। पेड्रो अल्बरेज कैब्रल जो था, यह 13 जहाजी बेड़े का नायक बनकर के भारत आता है। ठीक, 13 जहाजी बेड़े का नायक बनकर के 13 जहाजी बेड़े का नायक बनकर के यह भारत आता है। और फलस्वरूप 13 जहाजी बेड़े का नायक बनकर के भारत आया और इसने जो है आते ही संयुक्त रूप से मिस्र, अरब तथा गुजरात के व्यापारियों को संयुक्त रूप से पराजित किया। मिस्र के व्यापारियों को, अरबी व्यापारियों को और गुजरात के व्यापारियों को उसने संयुक्त रूप से पराजित किया। और फलस्वरूप 1502 ईस्वी में पुनः पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा पुनः भारत आया। याद रखिएगा, तो पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा कुल कितनी बार भारत आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुल कितनी बार भारत आया था, तो कुल 3 बार भारत आया था। ठीक है, एट लास्ट में जो है वह 1524 ईस्वी में आया था, जहाँ पर यहीं पर जो है उसकी मृत्यु हुई और केरल में ही जो है उसकी समाधि बनी हुई है। ठीक, उसका मकबरा जो है उसकी कब्र वहीं पर है। तो बात समझ आई। अब हम बात करेंगे पुर्तगाली कंपनी की। ठीक, ये तो हो गया किस तरीके से भारत में यूरोपियों की कैसी परिस्थितियों के दरमियान जो है उन्होंने भारत के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज की। इस तरीके से पूरा डिटेल से हमने देखा। अब हम बात करेंगे भारत में पुर्तगाली कंपनी। ठीक, पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगीज़ या पुर्तगाली कंपनी। इसके बाद देखेंगे तो पुर्तगालियों ने भारत में अगर देखेंगे तो थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से इसको समझने का प्रयास करेंगे। पुर्तगालियों की अगर आप बात करेंगे तो सबसे पहले पुर्तगालियों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की वह 1503 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो स्थापित की वह 1503 ईस्वी में कोच्चि में। कहाँ? कोच्चि में। 1503 ईस्वी में कोच्चि में उन्होंने जो है 1503 ईस्वी में केरल, कोच्चि में उन्होंने जो है 1503 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। जबकि 1505 ईस्वी में कन्नौर में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। 1505 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री स्थापित की कन्नौर में। इसको याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी, क्वेश्चन पूछा गया है। पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री अपने स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। कहाँ? कोच्चि में। कोच्चि मतलब केरल में। ठीक है, इसके अलावा और अगर बात करेंगे तो पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री जो स्थापित की वह कन्नौर में 1505 ईस्वी में। अब पुर्तगालियों ने एक व्यवस्था कायम की जिसके तहत अब भारत में नियमित रूप से जो है गवर्नर की नियुक्ति करना चाहते थे, जो प्रति 3 वर्ष तक जो है भारत में कार्य करेगा। और साथ ही साथ उन्होंने जो है उन्हें अधिकार दे रखा था कि वह भारत में युद्ध भी करेंगे, भारत के किसी भूभाग को वो जीत भी मतलब उसको अर्जित भी कर सकते हैं और साथ ही साथ संधि भी कर सकते हैं। तो ये ढेर सारे अधिकार जो है उन्हें दे दिया गया। इस तरीके से भारत में पहला पुर्तगाली जो गवर्नर बनकर गया वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कौन बनकर के आता है पुर्तगाली गवर्नर? तो पुर्तगाली गवर्नर जो बनकर के आता है वो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा बनकर के आता है, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा।
तो मित्र हम देखते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब अगर यहाँ बात करेंगे तो पुर्तगाली प्रमुख सरकारी अभियान, पुर्तगालियों के प्रमुख सरकारी अभियान पुर्तगालियों के अभियान, ठीक, पुर्तगालियों के अभियान। इसके अलावा प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर। इसके अलावा पुर्तगालियों की नीति, पुर्तगालियों की नीति, पुर्तगालियों की नीति क्या थी? पुर्तगालियों के अभियान, पुर्तगालियों के प्रमुख कौन कौन से पुर्तगाली गवर्नर थे हम उसकी बात करेंगे। इसके अलावा पुर्तगालियों की क्या नीति रही और पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों के योगदान की बात करेंगे। तो पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का योगदान, पुर्तगालियों का क्या योगदान था। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पुर्तगालियों का पतन, पुर्तगालियों का पतन कैसे भारत में हुआ हम उसको देखेंगे। अब पुर्तगालियों के प्रमुख अभियान, तो 1498 ईस्वी में पुर्तगाली पहली बार आए भारत में, ठीक, पहले पुर्तगाली थे, भारत आने वाले पहले यूरोपीय थे पुर्तगाली। वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया, केरल के कालीकट तट पर कप्पक डाबू नामक बंदरगाह पर उतरा और वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन था। वहाँ का स्थानीय शासक कौन था? तो वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन था और जमोरिन ने जो है इसका खूब स्वागत किया, अतिथि देवो भव। और चूँकि उसकी भी अपनी ज़रूरत थी, इस वजह से उसने जो है क्या किया कि उन्हें पनाह दी और फलस्वरूप जो है और उसको व्यापार करके जब वापस गया यूरोप में तो उसे 60 गुना मुनाफा कमाया। अब देखेंगे, हम बात करेंगे कि प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर, प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर की अगर आप बात करेंगे तो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नरों में जो पहला पुर्तगाली गवर्नर था वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो प्रमुख पुर्तगाली गवर्नर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर के 9 तक, 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक, 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक उसने जो है 1505 ईस्वी से 1509 ईस्वी तक उसने भारत में जो है पुर्तगाली बस्तियों का वो गवर्नर के रूप में बना रहा। और इसने क्या किया कि इसके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया कि इसने पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत किया, भारत में पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत किया। और साथ ही साथ इसने महसूस किया कि भारत में जो क्षेत्रीय राजा हैं, उनकी आपस में एक दूसरे से प्रतिद्वंदिता है, शत्रुता है, जिस वजह से यहाँ पर शासन करना बहुत आसान है। हालांकि इसने जो है क्या किया कि 1505 से लेकर के 9 के बीच इसने पुर्तगाली बस्तियों का वो गवर्नर के रूप में कार्य किया। और साथ ही साथ जो है इसने गुजरात के शासक, इसका समकालीन अगर गुजरात के शासक की बात करेंगे तो समकालीन गुजरात का शासक जो था वह महमूद शाह बेगड़ा था। कौन था? महमूद शाह बेगड़ा। इसका समकालीन गुजरात का शासक जो था वह महमूद शाह बेगड़ा था। महमूद शाह बेगड़ा था। और इसने क्या किया कि हालांकि पहली बार यह गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा से पराजित हुआ था, किंतु बाद में इसने जो है महमूद बेगड़ा को पराजित किया था। हालांकि जो है इस युद्ध में इसका एक पुत्र था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा का जो मारा गया था, इसके अलावा जो है इसने एक पॉलिसी लागू की, इसके द्वारा शांत समुद्र की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक, ब्लू वाटर
इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? ये पुर्तगालियों की नीति, जो पुर्तगालियों की प्रमुख नीति है उसमें हम पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके अलावा इसने जो है क्या किया कि पुर्तगालियों की स्थिति को मजबूत किया और गुजरात मिस्र और अरब व्यापारियों को इसने पराजित किया। तो इसका कुछ महत्वपूर्ण ये योगदान रहा। और इसके समय अगर हम कुछ प्रमुख पुर्तगाली कंपनियों की बात करें तो कहाँ पे कौन सी कंपनी फैक्ट्री स्थापित की गई थी उसको हम देख लेते हैं। तो पहली पुर्तगाली कंपनी कहाँ स्थापित हुई? 1503 ईस्वी में कोचीन में। 1503 ईस्वी में कोचीन में। इसके अलावा गोवा में अगली जो पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई वह 1510 ईस्वी में। गोवा में 1510 ईस्वी में गोवा में पुर्तगाली कंपनी स्थापित हुई। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 1633 ईस्वी में बॉम्बे 1633 ईस्वी में जो है बॉम्बे में पुर्तगालियों ने अपनी कंपनी स्थापित किया। इसके अलावा 1659 ईस्वी में इन्होंने जो है दमन 1533 ईस्वी में इन्होंने बम्बई में स्थापित की अपनी फैक्ट्री। 1559 ईस्वी में जो है इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? दमन में। इसके अलावा 1635 ईस्वी में 1535 ईस्वी में इन्होंने दीव में 1535 ईस्वी में इसने अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो 1535 ईस्वी में इसने दीव में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा देखेंगे तो हुगली में जो है 1638 ईस्वी में इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। 1638 ईस्वी में इसने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। कहाँ? हुगली में। 1507 ईस्वी में नागापट्टनम में स्थापित की। तो ये पुर्तगालियों की कुछ प्रमुख कंपनियाँ थी, कंपनियाँ थी। अब हम बात करेंगे इसके बाद अगला जो पुर्तगाली गवर्नर बनकर के भारत में आता है वह है अल्बुकर्क। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगला गवर्नर कौन सा है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बाद अगला गवर्नर है अल्बुकर्क। यह 1509 से लेकर के 1515 तक जो है अल्बुकर्क ये भारत में रहता है। और अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली बस्तियों का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तो पुर्तगाली बस्तियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है अल्बुकर्क को। और साथ ही साथ अल्बुकर्क ने क्या किया कि इसने 1510 ईस्वी में जो है गोवा को छीन लिया। गोवा उस समय जो था वह आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधिकार में था। उस समय इसने क्या किया कि 1510 ईस्वी में इसने गोवा को छीन लिया। उसमें गोवा जो था आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह छीन लिया। यह यूसुफ आदिल शाह आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधिकार में था। आदिल शाही सुल्तान यूसुफ आदिल शाह के अधिकार में था, जो कहाँ का सुल्तान था? तो आदिल शाही सुल्तान, ठीक, यूसुफ आदिल शाह, ठीक, इसके अधिकार में था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। 1511 ईस्वी में इसने मलक्का पर अधिकार कर लिया। इसके अलावा 1515 ईस्वी में इसने क्या किया? मलक्का पर अधिकार कर लिया। और 1515 ईस्वी में इसने हारमूज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। ठीक, 1511 ईस्वी में मलक्का और 1515 ईस्वी में हारमूज। 1515 ईस्वी में हारमूज बंदरगाह 1515 ईस्वी में इसने हारमूज बंदरगाह पर अधिकार कर लिया।
इसके अलावा जो है इसने क्या किया कि इसने पुर्तगालियों को भारत में जो है अस्थायी रूप से बसने और साथ ही साथ यहाँ की भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रमोट किया, क्योंकि पुर्तगाल में पॉपुलेशन कम थी और यहाँ पर अस्थायी रूप से जो है पुर्तगालियों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से उसने क्या किया कि भारतीय महिलाओं से उसने वैवाहिक नीति स्थापित करने का सुझाव दिया। और साथ ही साथ इसने जो है पुर्तगाली बस्तियों में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। इसने पुर्तगाली बस्ती, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसने पुर्तगाली बस्तियों में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था, इसलिए इसे राजा राम मोहन राय का अग्रज कहा जाता है। इसे राजा राम मोहन राय का अग्रज कहा जाता है क्योंकि राजा राम मोहन राय के सहयोग से ही विलियम बेंटिक की सहायता से 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से। ठीक, कानून 17 के तहत 1829 ईस्वी में बंगाल प्रेसिडेंसी से सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया था। तो इसे किस नाम से जाना जाता है? राजा राम मोहन राय का अग्रज कहा जाता है, क्योंकि इसने जो पुर्तगाली बस्तियों में सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। अब इसके बाद देखेंगे तो एक और महत्वपूर्ण जो है गवर्नर बन करके आता है, जिसका नाम था नीनो डी कून्हा। अगला पुर्तगाली गवर्नर था, नोट करते चलिएगा आप, नीनो डी कून्हा यह जो था यह 1529 ईस्वी से 1529 से लेकर के 38 तक अगर 1529 की बात करेंगे तो इसका समकालीन गुजरात का जो शासक था 1529 से लेकर के 38, इसका समकालीन गुजरात का शासक बहादुर शाह था। कौन था? बहादुर शाह था। और बहादुर शाह तथा मुगल बादशाह, याद रखिएगा। अब ये जो टाइम पीरियड है 1529 का, अब इसमें भारत में केंद्रीय शक्ति में अब एक नया परिवर्तन हुआ और फलस्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। किसकी स्थापना हो चुकी थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो चुकी थी। और ये जो टाइम पीरियड है भारत में, वह इसके समय हालांकि 1530 ईस्वी तक बाबर रहता है, लेकिन 1530 ईस्वी बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं मुगल बादशाह बनता है। कौन मुगल बादशाह बनता है? हुमायूं मुगल बादशाह बनता है। और क्या हुआ कि हुमायूं और गुजरात के शासक बहादुर शाह में संघर्ष चल रहा था। हुमायूं और गुजरात का शासक बहादुर शाह के मध्य संघर्ष चल रहा था। उसी संघर्ष का लाभ उठा करके इसने कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। जैसे इसने जो है 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में बेसिन पर अधिकार कर लिया। और 1535 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। 1534 ईस्वी में इसने बेसिन पर अधिकार कर लिया और 1534 ईस्वी में दीव पर अधिकार कर लिया। याद रखिएगा, इससे पहले उसने 1530 ईस्वी में इसने जो है अपनी प्रशासनिक राजधानी जो थी वह केरल से अब गोवा को स्थान कर लिया। इसने अपनी राजधानी गोवा को बनाया। गोवा को। इससे पहले इनकी राजधानी कहाँ थी? इससे पहले इनकी राजधानी जो थी वह केरल में थी, कोच्चि वगैरह में। ठीक, कोच्चि में इनकी राजधानी थी। तो अब इसने क्या किया? 1530 ईस्वी में अपनी राजधानी कहाँ बताया? तो इसने अपनी राजधानी जो है गोवा को बनाया। और साथ ही साथ चूँकि मैंने बताया कि इसका गुजरात के शासक बहादुर शाह से मतभेद थे और कुछ व्यापारिक समझौते के लेकर के जो है बहादुर शाह तथा नीनो डी कून्हा दोनों में बातचीत चल रही थी। किसी बात को लेकर के विवाद बढ़ गया और फलस्वरूप जो है इसने बहादुर शाह को उठा करके अरब सागर में फेंक दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगला जो पुर्तगाली गवर्नर बन करके आता है एक और है गार्सियो दी नरोना। ये 1538 ईस्वी में अगला पुर्तगाली गवर्नर था, गार्सियो दी नरोना। नीनो डी कून्हा के बाद गार्सियो दी नरोना जो है अगला पुर्तगाली गवर्नर बन करके आता है और इसने पुर्तगालियों का
बड़े पैमाने पर विस्तार किया। इसने पुर्तगालियों का बड़े पैमाने पर विस्तार किया और कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर इसने अधिकार किया। जैसे अगर आप देखेंगे तो दमन पर पुर्तगालियों का अधिकार हो गया। इसके अलावा सालसेट, इसके अलावा दमन हो गया, सालसेट द्वीप पर ही बम्बई शहर बसा हुआ है ना, याद रखिएगा। दमन हो गया, सालसेट हो गया, चौल, दमन, सालसेट, चौल, बम्बई, दमन, सालसेट, चौल, बम्बई। इसके अलावा सेंट टॉमस, मद्रास, हुंगली और साथ ही साथ श्रीलंका। भारत समेत इसने श्रीलंका में भी पुर्तगालियों का विस्तार किया। इस तरीके से पुर्तगाली जो है लगभग एक शताब्दियों तक पुर्तगालियों का भारतीय व्यापार पर या अरब सागर या हिंद महासागर के व्यापार में पूरा उनका नियंत्रण था, एकाधिकार था। और समुद्र में पुर्तगाली इतने मजबूत हो गए थे कि उन्हें जो है कुछ समय तक वो अपने आप को समुद्र का स्वामी कहते थे, सागर का स्वामी कहते थे। और कुछ समय तक तो जो है अरब सागर को पुर्तगाली सागर के नाम से ही जाना जाता था। कुछ समय तक अरब सागर को पुर्तगाली सागर के नाम से ही जाना जाता था। इसके अलावा अब धीरे धीरे आगे चल कर के पुर्तगालियों की स्थिति, जब अन्य कंपनियां भारत में आने लगी व्यापार करने के उद्देश्य से, तो अन्य कंपनियों के सामने जो है पुर्तगालियों की स्थिति थोड़ा सा कमज़ोर हुई और वहीं से उनका पतन प्रारंभ हुआ। क्योंकि आगे चल कर के जो है जब ब्रिटिश और डच व्यापारी भी भारत की तरफ रुख किए, तो उनका पहला उद्देश्य था कि पुर्तगाली और स्पेन को भारतीय व्यापार से बाहर करना, जिस वजह से आगे चल कर के जो है पुर्तगाली और स्पेन में विलय हो गया। ये घटना है 1585 ईस्वी के आसपास की, 1585 ईस्वी के आसपास की जो है। तो पुर्तगाली और स्पेन में विलय हो गया, जिस वजह से पुर्तगालियों ने अपनी स्वतंत्र सत्ता खो दी। और आगे चल कर के ब्रिटिश आर्मीडा ने स्पेन को पराजित किया, जिस वजह से उनका जो व्यापारिक एकाधिकार था वह समाप्त हो गया। और यहीं से धीरे धीरे जो है, चूँकि डच जो थे वो बड़े साहसी थे और उन्होंने पुर्तगालियों को कई जगहों पर पराजित किया। और आगे चल कर के जो है 1661 ईस्वी में जो है पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रेगेंजा का ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। यानी कि पुर्तगालियों और ब्रिटिश में वैवाहिक संबंध स्थापित हो गया। और साथ ही साथ पुर्तगालियों ने बम्बई को दहेज के रूप में ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब चार्ल्स द्वितीय चूँकि ब्रिटेन में वो रहता था, तो भारत में उसका कोई काम नहीं था, ठीक। तो उसने क्या किया कि उसने 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 ईस्वी में बेच दिया। फिर आगे चल करके गैरोल्ड अंगियार के द्वारा आगे चल करके स्वतंत्र बम्बई की स्थापना की गई। या आधुनिक बम्बई की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गैरोल्ड अंगियार के द्वारा, ठीक। इसके बाद अब आगे चल कर देखेंगे तो यहाँ से धीरे धीरे क्या हुआ कि गार्सियो दी नरोन्हा तक तो पुर्तगाली धीरे धीरे विस्तार करते रहे, ठीक। किंतु आगे चल कर के 1585 ईस्वी के बाद जब डच भारत में आए, तो उन्होंने क्या किया, कई जगहों पर पुर्तगालियों को शिकस्त खानी पड़ी, कई जगहों पर पुर्तगाली पराजित हुए। जैसे अगर देखेंगे तो डचों से पुर्तगाली कहाँ कहाँ पराजित हुए थे? डचों से पराजय 1596 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से बाहर कर दिया। 1596 ईस्वी में
पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से बाहर कर दिया। दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार से बाहर कर दिया। साथ ही साथ 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पर डचों का अधिकार हो गया। 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पर डचों का अधिकार हो गया 1641 ईस्वी में। इसके अलावा देखेंगे तो 1658 ईस्वी में श्रीलंका जो गार्सियो दी नरोन्हा के समय उस पर पुर्तगालियों का अधिकार हुआ था, श्रीलंका के बड़े भूभाग पर। तो 1658 ईस्वी में इस पर डचों का अधिकार हो गया श्रीलंका पर। 1658 ईस्वी में डचों का अधिकार हो गया। इसके अलावा 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्ग पर 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्ग 1658 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर किसका अधिकार हो गया? तो 1663 ईस्वी में मालाबार सभी दुर्गों पर डचों का अधिकार हो गया। 1612 ईस्वी में डचों ने पुर्तगालियों को सूरत से भी पराजित करके बाहर कर दिया। डचों ने क्या किया? 1612 ईस्वी में सूरत से भी पराजित करके अंग्रेज़ों को डचों ने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। ठीक। इसके अलावा 1622 ईस्वी में हारमूज से भी पराजित किया। हारमूज फारस के खाड़ी में स्थित हारमूज बंदरगाह से पर भी जो है पुर्तगालियों को पराजित करके यहाँ से भी उसको बाहर कर दिया। सूरत 1612 ईस्वी में और हारमूज 1622 ईस्वी में। इसको याद रखिएगा। 1596 ईस्वी में डच कहाँ से पराजित हुए? दक्षिण पूर्व एशिया से। ठीक। डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से पराजित करके बाहर कर दिया। कब? 1596 ईस्वी से। इसके अलावा देखेंगे तो 1641 ईस्वी में मलक्का दुर्ग पर डचों का अधिकार हो गया। मलक्का दुर्ग पर 1658 ईस्वी में श्रीलंका पर डचों का अधिकार हो गया। 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों पर जो है किसका अधिकार हो गया? तो डचों का। 1612 ईस्वी में डचों ने जो है पुर्तगालियों को सूरत से पराजित करके बाहर कर दिया। इसके अलावा 1622 ईस्वी में हारमूज तट, फारस की खाड़ी में स्थित हारमूज बंदरगाह के तट पर भी उसको पराजित करके उनको बाहर कर दिया। अब इस तरीके से कई जगहों पर पुर्तगाली पराजित हुए, जिस वजह से धीरे धीरे इनकी स्थिति अब कमज़ोर होने लगी। जो एक समय तक पुर्तगालियों का साम्राज्य धीरे धीरे फैल रहा था, अब साम्राज्य इनका धीरे धीरे क्या हुआ? सिकुड़ने लगा। ठीक। साम्राज्य सिकुड़ने लगा क्योंकि अब इनके प्रतिद्वंदी के रूप में यूरोप की कई कंपनियां आ चुकी थी। 1696-97 ईस्वी में डच 1596-97 ईस्वी में डच आ गए। 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ गए। 1616 ईस्वी में डेनिस आ गए। हालांकि डेनिस का बहुत ज़्यादा जो है महत्व भारत में नहीं था। और 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी आ गए। ठीक। याद रखिएगा, डच आने के क्रम में भले दूसरे नंबर पे थे, लेकिन कंपनी स्थापना के संदर्भ में डच तीसरे नंबर पे थे। अंग्रेज़ों ने जो है कंपनी स्थापना के संदर्भ में दूसरे नंबर पर पुर्तगालियों के बाद जो है स्थापित की थी। पुर्तगालियों की कंपनी को एस्तादो द इंडिया नाम से जाना जाता था। पुर्तगालियों की कंपनी जो थी उसे किस नाम से जाना जाता था? इसको याद रखिएगा। पुर्तगालियों की कंपनी को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। एस्तादो द इंडिया। पुर्तगालियों की कंपनी को एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। पुर्तगाली अपने आप को सागर का स्वामी कहते थे। कुछ समय तक अरब सागर को पुर्तगाली सागर कहा जाता था। कुछ समय तक अरब सागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाता था। पुर्तगाली सागर। कुछ समय तक अरब सागर को पुर्तगाली सागर के नाम से जाना जाता था। अब पुर्तगालियों की नीति की अगर आप बात करेंगे तो पुर्तगालियों ने कौन कौन सी नीति फॉलो की? तो पुर्तगालियों को अगर हम नीति की बात करेंगे तो पुर्तगालियों की पहली जो नीति रही वह ब्लू वाटर पॉलिसी। कौन सी नीति रही? पुर्तगालियों की पहली जो नीति रही वह ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत समुद्र की नीति।
ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी जो थी इसे शांत समुद्र की नीति कहते हैं, जिसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ब्लू वाटर पॉलिसी को शुरू किया था, जिनका उद्देश्य था कि हिंद महासागर में शांति रूप से व्यापार करना इनका पहला उद्देश्य था। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत आगे चल करके जो है अल्बुकर्क जब आता है तो अल्बुकर्क ने भी इस नीति को फॉलो किया और उसने और इसको मजबूत किया। फिर अगर इसके दूसरी नीति की बात करेंगे तो कार्टेज अर्मेडा पद्धति, ठीक, कार्टेज अर्मेडा सिस्टम, कार्टेज अर्मेडा सिस्टम, कार्टेज अर्मेडा सिस्टम या इसी को काफिला व्यवस्था कहा जाता है, इसी को काफिला व्यवस्था कार्टेज अर्मेडा या इसे क्या कहते हैं, काफिला व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। कार्टेज अर्मेडा एक ऐसा सिस्टम था जिसको पुर्तगालियों ने लागू किया था, जो हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जो है आपको क्या करना पड़ता था कि आपको परमिशन लेना पड़ता था। ठीक, आपको परमिट लेना पड़ता था। यहाँ तक कि जो है इस समय ये जो टाइम पीरियड है, मुग़ल बादशाह अकबर था उस समय, मुग़ल बादशाह अकबर को भी परमिशन लेना पड़ता था। ठीक, हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए उन्हें भी जो है परमिशन लेना पड़ता था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुर्तगाली इस समय सागर में कितने मजबूत थे। स्थल पर भले जो है मुग़लों की फ़ौज बहुत बड़ी थी, लेकिन सागर में जो है उनके पास लगभग 100 जो है जहाज़ी बेड़ा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं पुर्तगाली इस जल में बहुत मजबूत थे। ठीक, और उनके पास लगभग जो है पुर्तगालियों के पास इसमें 50 दुर्ग तथा 100 जहाज़ी बेड़ा था। तो इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति हिंद महासागर में व्यापार करना चाहता है तो वह उसको काफ़ी परमिशन लेना पड़ता था, कार्टेज अर्मेडा। साथ ही साथ पुर्तगाली काफिले के रूप में वो उसको कवर करते थे, सहायता देते थे, ताकि उनका 2 उद्देश्य था। एक तो पुर्तगाली क्षेत्र से बाहर जाकर के कोई जहाज़ व्यापार न करे, और या तो जो है दूसरा कि कोई लूटे न, प्रोटेक्शन देते थे उसको, कोई लूटे न जो है उस जहाज़ को, ये प्रोटेक्शन देते थे। और अगर कोई व्यक्ति बिना परमिशन के अगर अरब सागर में अपनी जहाज़ लेकर के व्यापार के लिए चला गया तो पुर्तगाली क्या करते थे कि पुर्तगाली उसको लूट लेते थे, और साथ ही साथ जो है जहाज़ पर सवार लोगों को बंदी बनाया जाता था। ठीक है, और उनको दास बना लिया जाता था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारतीय और अरबी लोगों को काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति नहीं थी। भारतीय व्यापारी और अरबों को जो है गोला बारूद और काली मिर्च ले जाने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, तो ये था कार्टेज अर्मेडा सिस्टम। इसके अलावा ये पुर्तगालियों की कुछ पुर्तगालियों की प्रमुख नीतियाँ थी। अब पुर्तगालियों के अगर योगदान की बात करेंगे तो पुर्तगाली पहले यूरोपीय शक्ति थे जिन्होंने जो है पूर्व के संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ किया। और इसके अलावा जो है पुर्तगालियों ने भारत समेत दक्षिण पूर्व एशिया में इन्होंने राजनीति के रूप में अपने आप को स्थापित किया, और साथ ही साथ यहाँ के संसाधनों का दोहन करना प्रारंभ किया। और इसके अलावा जो है पुर्तगालियों ने अफ्रीका महाद्वीप में भी जो है वो प्रवेश किया, और वहाँ पर भी उन्होंने देखा कि सोने और हाथी के दांत और सोना जो है वहाँ से उन्होंने प्राप्त किया। और साथ ही साथ आगे चल करके वहाँ से उन्होंने दास के रूप में बड़े पैमाने पर जो है बाद में दासों के रूप में वहाँ से व्यापार करना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ पर अगर हम इनके और योगदान की बात करेंगे तो पुर्तगालियों के द्वारा कई महत्वपूर्ण योगदान दिए गए। जैसे पुर्तगालियों के द्वारा ही भारत में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। इसके अलावा पुर्तगालियों ने ही भारत में जहाज़ निर्माण
कार्य को प्रारंभ किया? जहाज़ निर्माण, ठीक है, या नौकायान? जहाज़ निर्माण। जहाज़ निर्माण प्रक्रिया को पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया। जहाज़ निर्माण प्रक्रिया को पुर्तगालियों ने ही प्रारंभ किया। इसके अलावा देखेंगे तो कृषि के क्षेत्र में भी पुर्तगालियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुर्तगालियों के द्वारा कुछ चीज़ें, जैसे अगर आप देखेंगे तो पुर्तगालियों के द्वारा ही मक्का पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। मक्का पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। तंबाकू भी पुर्तगालियों के द्वारा ही लाया गया था। इसके अलावा मूंगफली, तंबाकू, मक्का, मूंगफली, पपीता, अमरूद, ठीक, मक्का, तंबाकू, पपीता, मूंगफली, अमरूद। इसके अलावा अगर कुछ फल की बात करेंगे तो बादाम, इसके अलावा लीची, संतरा, काजू, अनानास, ये सब किसकी देन है? तो ये सब जो है पुर्तगालियों की देन है। मक्का हो गया, तंबाकू हो गया, मूंगफली हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, इसके अलावा जो है बादाम हो गया, काजू हो गया, अनानास हो गया, ठीक, लीची हो गया, ये सब जो है किसकी देन है? ये सारी की सारी चीज़ें किसका देन है? ये सभी चीज़ें जो है पुर्तगालियों की ही देन है। अब अगर हम इसके पतन की बात करें, अगर हम पुर्तगालियों के पतन की बात करेंगे तो पुर्तगालियों के पतन के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। पुर्तगालियों के पतन के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे, ठीक, जिसमें अगर हमने बारीकी से अध्ययन करने के बाद हमने ये महसूस किया कि पुर्तगालियों के पतन के पीछे कई कारण उत्तरदायी थे। पहला है पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन। पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन। दूसरा, अगर दूसरे कारण की बात करेंगे पुर्तगालियों के पतन का, तो पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति। पुर्तगालियों की अगर धार्मिक नीति की बात करेंगे तो चूँकि पुर्तगाली ने भारत के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। यहाँ पर इन्होंने ईसाईयत धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया और गोवा तथा साल्सेट के सभी हिंदू मंदिरों को इन्होंने तोड़ दिया। शुरुआत में जो भारतीय शासकों ने इनका सहयोग किया था, आगे चल कर के वही भारतीय शासकों के क्रोध का इन्हें शिकार होना पड़ा। मराठों ने भी पुर्तगालियों को पराजित किया। इसके अलावा कई स्थानीय शासकों से भी इन्हें पराजित होना पड़ा। इसके अलावा 1633 ईस्वी में जो है शाहजहाँ के जो है गवर्नर जो थे मुनीम खां, उसके द्वारा भी जो है पुर्तगालियों को कासिम खां के द्वारा भी जो है पुर्तगालियों को पराजित किया गया। इसके अलावा पुर्तगाली जो है इन्होंने भारत में लूटपाट भी मचाना शुरू कर दिया था और ये हुंगली में जो है पुर्तगाली अपना जो है उन्होंने अड्डा स्थापित कर लिया था लूटपाट का, जिस वजह से पुर्तगाली क्या हुए, भारतीय शासकों का कोप का शिकार हुए और ये कई जगहों पर पराजित हुए। इसके अलावा पुर्तगालियों का भ्रष्ट शासन, पुर्तगालियों की धार्मिक नीति, फिर इसके अलावा अयोग्य उत्तराधिकारी। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, अल्बुकर्क, नीनो डी कूना जैसे कुछ महत्वपूर्ण और योग्य गवर्नर हुए, लेकिन बाद के गवर्नर जो है इतने योग्य नहीं हुए, जिस वजह से उन्होंने इस विरासत को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हुए और उनका पतन हुआ। अयोग्य उत्तराधिकारी और साथ ही साथ भारत की केंद्रीय शक्ति का मजबूत होना। केंद्रीय शक्ति का मजबूत होना, चूँकि इस समय मुगल काल भारत में मुगल वंश की स्थापना हो चुकी थी और मुगल काल धीरे धीरे अपने चरमोत्कर्ष पहुंच रहा था, जिस वजह से तो ये कई ऐसे फैक्टर्स थे जिन्होंने भारत में पुर्तगालियों के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और साथ ही साथ जो है पुर्तगाली कंपनी का एक सरकारी कंपनी होना।
पुर्तगाली कंपनी पर सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का हस्तक्षेप और पुर्तगाली कंपनी पे सरकार का हस्तक्षेप। इस तरीके से इस टॉपिक को मैंने पूरा डिटेल से कवर किया और मुझे लगता है कि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी स्टेट पीसीएस तक के सारे क्वेश्चन जो है इसमें फंसेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा और समझने का प्रयास करिएगा और मैंने अपना जो है बेहतर करने का प्रयास किया है। अब इसके बाद हम लोग जो है पुर्तगाल के बाद फिर डच कंपनी के बारे में पढ़ेंगे और उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। जय भारत, जय हिंद।